हैं उसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। अब तक हम इसके 3 भाग पहले ही कर चुके हैं, आज हम इसका चौथा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस भाग में हम क्या क्या जानने वाले हैं। शुरुआत में हम जानेंगे कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति के बारे में, जिसके बारे में हम काफी कुछ पहले से जानते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म की, क्योंकि अब तक हम कार्बन के रासायनिक गुणधर्मों की बात कर रहे थे, उसके यौगिकों के बारे में हमने बात नहीं करी है। तो इसीलिए यहाँ पर हम जानेंगे कि कार्बन यौगिकों में रासायनिक गुणधर्म किस तरह के होते हैं। शुरुआत करते हैं नाम पद्धति से, जहां पर हम जानेंगे कि कुछ कार्बन यौगिकों के नाम को कैसे लिखा जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इस टेबल से। ये टेबल तो आपको याद ही होगा, जहां पर ऊपर लिखा गया है कि कितने कार्बन अणु होंगे तो क्या नाम यूज होगा, और नीचे लिखा हुआ है कि प्रकार्यात्मक समूह जो होगा उसके आधार पर हम पीछे या आगे कौन सा नाम लगाएंगे। यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन की बात नहीं करी गई है, तो आप जानते हैं कि क्लोरीन के लिए एक क्लोरो का इस्तेमाल होता है, जैसे हम पूर्व लगन में लगाते हैं, और ब्रोमीन के लिए ब्रोमो का इस्तेमाल होता है और उसे भी हम पूर्व लगन में लगाते हैं। अब यहाँ पर एक कंपाउंड है जिसका आपको नाम लिखना है, तो टेबल के आधार पर इसका नाम लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप इसका नाम कुछ सोच पाए हैं तो चलिए देखते हैं कि वो नाम सही है या नहीं है। अब सबसे पहले हमने रूल पढ़ा था कि हमें कार्बन के जितने भी अणु हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 3 कार्बन के अणु हैं, उसके आधार पर इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब क्या इसके अंदर कोई प्रकार्यात्मक समूह है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके अंदर दोहरा बंध है, यानी कि इसमें एल्कीन ग्रुप है। तो प्रोपेन के आखिर से हमने रूल के हिसाब से ई हटाया और आखिर में जोड़ दिया ENE, तो इसका नाम बन गया प्रोपेन एनइन। थोड़ा अजीब सा नाम है ना, इसीलिए ये इसका एक्चुअल नाम नहीं है। दरअसल अगर हम दोहरे बंध और त्रिया बंध की बात करते हैं तो यहाँ पर एक स्पेशल केस है कि हम लास्ट से ई हटाने की जगह ANE तीनों ही वर्ड को हटा देते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर हम बाकी के 2 वर्ड रखते हैं तो नाम बड़ा अजीब सा बन रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर एक तो हम ANE तीनों हटा देंगे, तो प्रोपेन से ANE हटाने पर बनेगा प्रोप, और साथ में हम जो अनुलग्न है प्रकार्यात्मक समूह का उसे जोड़ेंगे, तो आ जाएगा इन, और हमारा नाम क्या बन जाएगा, प्रोपीन। तो जब भी अगर आप दोहरे बंध या त्रिया बंध वाले प्रकार्यात्मक समूह को जोड़ रहे होंगे तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आखिर से सिर्फ ई को नहीं हटाना, बल्कि ANE तीनों को हटा देना है, और इस तरीके से हम नाम लिख सकते हैं। चलिए एक और कंपाउंड है जिसका नाम लिखने की आप कोशिश कीजिए। तो आपने अब तक नाम लिख लिया होगा। अगर आपका उत्तर है ब्यूटेनोइक एसिड तो आपने सही उत्तर निकाला है। चलिए देखते हैं कि उत्तर आया किस तरीके से। यहाँ पर 4 कार्बन के अणु हैं, तो यानी कि नाम हो जाएगा ब्यूटेन। अब ब्यूटेन लिख लिया। अब इसके बाद हमें देखना है कि इसमें प्रकार्यात्मक समूह है या फिर नहीं है। तो देखकर ही पता चल रहा है कि आखिर में COOH जुड़ा हुआ है, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकार्यात्मक समूह इसमें मौजूद है। तो हम यहाँ पर ब्यूटेन के आखिर से ई को हटाएंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आखिर में जुड़ता है ओइक एसिड, तो ब्यूटेन के साथ ओइक एसिड जोड़ देंगे और नाम बन जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस तरीके से हम कार्बनिक यौगिकों का नाम निकालते हैं। अब एग्जाम में ये बहुत आता है, या तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि कोई ड्राइंग दे देंगे और पूछेंगे कि यहाँ पर बताइए कि कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है, या फिर आपसे ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई कंपाउंड दे दिया और बोलेंगे कि इसका चित्र किस तरीके से बनेगा। तो आपको इन दोनों की ही प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब जानते हैं कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्मों को। अब यहाँ पर 4 चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। पहला है दहन, दूसरा है ऑक्सीकरण, तीसरा है संकलन अभिक्रिया और चौथा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इनमें से कुछ चीजों को तो आप जानते ही होंगे, जैसे दहन का मतलब होता है किसी चीज को जलाना और ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ जाना। तो यहाँ पर ये काफी आसान होने वाला है। शुरुआत करते हैं दहन से। दरअसल दहन में जितनी भी चीजें जलती हैं लगभग सभी आ जाती हैं, क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, या कहिए पेट्रोल, CNG, लकड़ियां या फिर हमारे गैस सिलेंडर, इन सब के अंदर कार्बन होता है, और कार्बन या फिर उसके यौगिक के जलने को ही कहा जाता है दहन। तो अगर कहीं पर आग जल रही है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वहां पर दहन हो रहा है। तो चलिए समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। अपने सभी अवरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक भी प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करते हैं। तो चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलाया जाता है तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में ऊष्मा एवं प्रकाश। जाहिर सी बात है अगर किसी चीज को जलाएंगे तो उसमें से ऊष्मा भी निकलेगी और प्रकाश भी निकलेगा। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जब हम मीथेन यानी कि CH4 को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और साथ में ऊष्मा एवं प्रकाश। अगर हम ये देखिए, यहाँ पर इथेनॉल है जो कि एक अल्कोहल ग्रुप का यौगिक है। अब इसे जलाएंगे तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और साथ में ऊष्मा एवं प्रकाश।
अब यहाँ पर आप एक बात देखेंगे कि इन सभी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। दरअसल दहन की ये सबसे बड़ी खामी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से क्या होता है कि हमारे जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ता है। आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना होगा। दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा अर्थ है उसमें सूर्य की रोशनी आने तो देता है परंतु वापस नहीं जाने देता, और इससे धरती का टेम्परेचर बढ़ता रहता है। तो ये तो हो गई थोड़ी सी एनवायरमेंटल साइंस की बात, बट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। दहन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन। यहाँ पर सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो घरों में गैस जलते हैं उसमें से नीले रंग की ज्वाला निकलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गैस होता है उसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब आपको याद होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें सिर्फ एकल बंध होता है, दोहरे और तिहरे बंध नहीं होते। तो ऐसे जितने भी कार्बन या फिर कार्बन के यौगिक हैं वो स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं। तो दूसरा टाइप आप समझ ही गए होंगे, इसका उल्टा, यानी कि जो असंतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं वो काले धुएं वाली पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा पुराने जमाने में जो गैस पर खाना बनता था उससे बर्तन काले हो जाते थे। उसका कारण यही था कि असंतृप्त कार्बन जब जलता था तो वो अच्छे से नहीं जल पाता था, और कार्बन के जो पार्टिकल होते थे वो हमारे जो बर्तन होते थे उन पे चिपक जाते थे, और इस वजह से वो बर्तन काले पड़ जाते थे। तो ये था दहन। चलिए अब बात करते हैं ऑक्सीकरण की। अब ऑक्सीकरण के बारे में हम इससे पहले वाले अध्यायों में भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, और ऑक्सीकरण यहाँ पर भी अलग नहीं है, बस यहाँ पर हम कार्बन के ऑक्सीकरण की बात करेंगे। तो ऑक्सीकरण का मतलब यहाँ भी वही है, हाइड्रोजन का अलग होना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीकरण कहलाता है। दहन करने पर कार्बनिक यौगिक को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। जैसा कि हमने अभी देखा था कि जितनी बार भी हम किसी कार्बन के यौगिक को जलाते थे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती थी, यानी कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन के अणु जुड़ जाते थे। तो अगर हम किसी भी कार्बनिक यौगिक को जलाते हैं तो बड़ी सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि अगर यौगिक में या फिर अगर यौगिक से हाइड्रोजन जा रहा है तो इसका मतलब है ऑक्सीकरण हो रहा है। इन दोनों ही केस में ऑक्सीकरण होता है। चलिए इसका एक उदाहरण लेते हैं। जब हम मीथेन को जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और साथ में जी हाँ ऊष्मा एवं प्रकाश। अब यहाँ पर हमें कार्बन को देखना है, तो आप देखेंगे जब मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदलता है तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन के अणु जुड़ गए हैं और साथ में चार हाइड्रोजन के अणु अलग भी हो गए हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है और हाइड्रोजन भी अलग हो रहा है। तो यहाँ पर जो मीथेन है उसका ऑक्सीकरण हो गया है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया है। चलिए अब बात करते हैं संकलन अभिक्रिया की। संकलन का मतलब होता है किसी दो चीजों का जुड़ना। अब जब हम ऐसे किसी असंतृप्त कार्बन में किसी ऐसी चीज को जोड़ें जिससे वो संतृप्त में बदल जाए, उसे ही कहा जाता है संकलन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दोहरा बंध है। अगर हम इसके साथ दो हाइड्रोजन के अणु को जोड़ें, जहां पर हमने निकल को उत्प्रेरक के रूप में लिया है, जो यहाँ पर इस अभिक्रिया की दर को ज्यादा तेज कर देगा, जिससे कि अभिक्रिया बहुत जल्दी हो जाए। तो आप देखेंगे कि अगर दो अणु जो हैं वो यहाँ पर कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे तो उससे क्या होगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो दोहरा बंध है वो एकल बंध बन जाएगा, और ये जो दोनों हाइड्रोजन है वो दोनों कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे। तो इससे एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बदल गया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, और ये उदाहरण है संकलन अभिक्रिया का। चलिए अब जानते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया को। तो ये नाम से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पर किसी चीज का या किसी अणु का प्रतिस्थापन होगा। जब कोई तत्व एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है तो इसी को कहा जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक मीथेन का यौगिक है जहाँ पर एक कार्बन है और चार हाइड्रोजन के अणु हैं। अगर हम यहाँ पर क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो क्या होगा कि अभिक्रिया के बाद इसमें से जो एक क्लोरीन होगा वो हाइड्रोजन के एक अणु को प्रतिस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो गया और उसकी जगह क्लोरीन आ गया। तो अब एक हाइड्रोजन जो मीथेन से निकला था और एक हाइड्रोजन जो यहाँ पर क्लोरीन गैस से निकला था वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और हमें मिल जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यहाँ पर जो मीथेन था उसमें से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो गया। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब यहाँ पर अगर हम क्लोरीन गैस को थोड़ी देर तक और पास करते रहेंगे तो क्या होगा कि अब क्लोरीन वाला यौगिक है और यहाँ पर जब क्लोरीन गैस और पास होगी तो फिर से क्या होगा कि एक और हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगा और उसकी जगह क्लोरीन आ जाएगा और साथ में हमें मिल जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब अगर हम क्लोरीन गैस को पास करते ही रहेंगे तो अंत में क्या होगा, सारे के सारे हाइड्रोजन के जो अणु हैं वो अलग हो जाएंगे और उन सब की जगह क्लोरीन आ जाएगा। तो यही होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए समझते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या जान लिया है। सबसे पहले हमने जाना कार्बन यौगिकों के नाम पद्धति को, और उसके बाद हमने जाना कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्मों को। अब आपको इनके बारे में पढ़ना है अपनी एनसीईआरटी की किताब से,